बात होती है साल 1815 फ्रांस से, जहां एक जेल में कई कैदी भारी रस्सियों से एक बड़ा जहाज खींच रहे होते हैं। उन पर नजर रख रहा होता है सख्त और नियमों का पाबंद ऑफिसर जावर्ट। काम खत्म होते ही वो एक कैदी जीन वल्जॉन को आदेश देता है कि वो जहाज का झंडा लेकर आए। सबकी आंखें फटी रह जाती हैं जब जीन अपनी जबरदस्त ताकत दिखाते हुए पूरा मस्तूल उठाकर जावर्ट के पैरों के सामने गिरा देता है। जावर्ट फिर उसे बताता है कि उसकी पैरोल शुरू हो गई है, लेकिन वो कभी उसका नाम नहीं लेता, उसे सिर्फ कैदी नंबर से बुलाता है। जीन ने सालों पहले अपनी बहन के मरते हुए बच्चे के लिए रोटी चुराई थी, जिसके लिए उसे 5 साल की सजा मिली थी, लेकिन भागने की कोशिशों के कारण उसकी सजा बढ़कर 19 साल हो गई। अब जीन को लगता है कि वो आजाद है, लेकिन जावर्ट ठंडे लहजे में कहता है, आजादी नहीं, पैरोल है। वो उसे कुछ कागज देता है जो हर जगह साथ रखना जरूरी है, वरना उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ जब जीन जेल से बाहर आता है तो उसे कोई काम नहीं देता। हर कोई उसे खतरनाक अपराधी मानकर ठुकरा देता है। यहाँ तक कि जब वो एक अस्तबल में सोने की कोशिश करता है तब भी उसे भगा दिया जाता है। थका हारा और भूखा जीन एक चर्च में जा पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात होती है एक दयालु बिशप से। बिशप उसे खाना खिलाते हैं और रात बिताने के लिए जगह देते हैं, लेकिन आधी रात को जीन चोरी से सारी चांदी की चीजें लेकर भाग जाता है। अगली सुबह पुलिस उसे पकड़कर वापस चर्च ले आती है, लेकिन सभी हैरान रह जाते हैं जब बिशप झूठ बोलकर कहते हैं, नहीं, ये सब तो मैंने जीन को तोहफे में दिया था, और ऊपर से वो 2 चांदी के कैंडलस्टिक भी उसे दे देते हैं। बिशप की ये दया देखकर जीन अंदर से टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि अब तक वो जिंदगी से सिर्फ नफरत और सजा ही जानता था। अब उसे एक नया रास्ता दिखता है। वो अपने पैरोल के कागज फाड़कर फेंक देता है और नई पहचान के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। 8 साल बाद अब जीन एक फैक्ट्री का मालिक बन चुका होता है, लेकिन उस फैक्ट्री का फोरमैन वहां की औरतों को परेशान करता रहता है, खासकर फैंटीन नाम की लड़की को। बाकी औरतें उससे जलने लगती हैं और उसे बुरा समझने लगती हैं। एक दिन फैक्ट्री में काम करने वाली औरतें देखती हैं कि फैंटीन के पास एक चिट्ठी है। वो चोरी छिपे उसे पढ़ती हैं और पता चलता है कि फैंटीन की एक नाजायज बेटी है जिसका नाम कोसेट है। ये सुनकर सब उसे बुरा भला कहने लगती हैं और उसकी खिल्ली उड़ाती हैं। बात झगड़े तक पहुंच जाती है और तभी फैक्ट्री के मालिक जीन वल्जॉन, जो अब एक नए नाम से टाउन के मेयर भी हैं, वहां पहुंचते हैं और सबको शांत रहने को कहते हैं। लेकिन तभी उनकी नजर खिड़की पर पड़ती है और वो देखकर चौंक जाते हैं। वहां खड़ा होता है जावर्ट, जो अब इस शहर का पुलिस चीफ बन चुका है। जीन थोड़ा घबरा जाता है और मामले को फोरमैन पर छोड़ देता है। फोरमैन और बाकी औरतें फैंटीन का मजाक उड़ाते हैं, उसे गालियां देते हैं कि उसकी एक नाजायज बेटी है। फैंटीन रोते हुए समझाने की कोशिश करती है कि वो कोई बुरी औरत नहीं है, वो बस एक आदमी से प्यार करती थी जिसने उसे छोड़ दिया। लेकिन फोरमैन उससे बदतमीजी करता है और जब फैंटीन थप्पड़ मार देती है तो वो गुस्से में आकर उसे नौकरी से निकाल देता है। बेचारी फैंटीन जीन से मदद मांगने जाती है, लेकिन फोरमैन उसे फैक्ट्री से बाहर फेंक देता है। इसी बीच जीन को बाहर कुछ हलचल सुनाई देती है, लेकिन वो व्यस्त होता है क्योंकि पुलिस फैक्ट्री के आसपास होती है। जावर्ट, जो अब पुलिस चीफ है, कुछ कागज लेकर आया होता है। वो जीन को पहचान नहीं पाता, लेकिन उसके चेहरे में कुछ जाना पहचाना महसूस करता है। अचानक बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है। एक आदमी गाड़ी के नीचे दब गया होता है। जीन तुरंत दौड़कर जाता है और अपनी अद्भुत ताकत से उस आदमी को बचा लेता है। ये देखकर जावर्ट का शक और बढ़े, क्योंकि उसे याद आता है 8 साल पहले एक कैदी भाग गया था जिसकी ताकत भी बिल्कुल ऐसी ही थी, पर अभी सबूत न होने की वजह से वो ये बात किसी को नहीं बताता। दूसरी तरफ अब बेकसूर और बेरोजगार फैंटीन अपनी बेटी के लिए पैसे जुटाने की कोशिश करती है। पहले वो अपनी चेन बेचती है, फिर बाल कटवाती है, यहाँ तक कि अपने कुछ दांत भी बेच देती है, लेकिन फिर भी उसे पैसे नहीं मिलते और आखिर में उसे मजबूर होकर गलत काम करना पड़ता है ताकि वो अपनी बेटी कोसेट को पैसे भेज सके। धीरे धीरे सड़क की जिंदगी और दर्दनाक हालात उसकी सेहत पर भारी पड़ने लगते हैं और उसकी जिंदगी अंधेरे में डूबने लगती है। कुछ रातों तक सड़क पर काम करने के बाद एक दिन फैंटीन का सामना एक गुस्सैल ग्राहक से होता है। वो आदमी बदतमीजी करता है और जब फैंटीन खुद का बचाव करती है तो वो पुलिस को बुला लेता है। थोड़ी देर में जावर्ट वहां पहुंचता है और फैंटीन को गिरफ्तार करने लगता है। तभी वहां जीन वल्जॉन पहुंचता है। जैसे ही वो फैंटीन को देखता है, उसे कुछ याद आने लगता है। वो पहचान लेता है कि ये वही औरत है जिसे उसकी फैक्ट्री से निकाला गया था। फैंटीन आंसुओं में टूटकर कहती है कि उसने उसे बाहर निकाल दिया और अब उसकी बेटी कोसेट बहुत बीमार है। जीन को अपनी गलती का एहसास होता है। अपराध बोध से भरे दिल से वो फैंटीन को उठाकर अस्पताल ले जाता है
और उसे वादा करता है कि वो उसकी बेटी कोसेट को भी बचाएगा। उसी दौरान जावर्ट को पेरिस से एक खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जिस फरार कैदी को वो सालों से ढूंढ रहा था उसे पकड़ लिया गया है। जावर्ट तुरंत जीन से मिलने आता है और कहता है कि उसने उस पर शक करके गलती की। वो माफी मांगते हुए कहता है कि वो खुद सजा का हकदार है, लेकिन जीन उसे माफ कर देता है और कहता है तुमने वही किया जो तुम्हारा फर्ज था। पर जीन का दिल बेचैन रहता है। उसे एहसास होता है कि एक निर्दोष आदमी उसकी जगह जेल जा रहा है। वो सारी रात सोचता है और आखिरकार फैसला करता है कि वो सच बताएगा। वो कोर्ट में पहुंचकर सबके सामने अपनी असली पहचान बताता है, यहाँ तक कि अपना कैदी नंबर भी बताता है, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। जीन कहता है जावर्ट से पूछो, वो जानता है मैं कौन हूं। मगर उसकी बात सुनने से पहले ही गार्ड्स उसे बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद वो अस्पताल पहुंचता है जहां फैंटीन बुरी तरह बीमार पड़ी होती है। बुखार में उसे अपनी बेटी की भ्रम जैसी झलकियां दिखाई दे रही होती है। जीन उसका हाथ पकड़कर कहता है चिंता मत करो, मैं कोसेट का ख्याल रखूंगा, उसे अच्छी जिंदगी दूंगा। ये सुनकर फैंटीन की आंखों में शांति आ जाती है और वो हमेशा के लिए दुनिया छोड़ देती है। उसी पल जावर्ट वहां पहुंचता है और जीन को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। जीन मानने से इनकार करता है और खुद को बचाने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा उठा लेता है, जबकि जावर्ट अपनी तलवार निकाल लेता है। दोनों में संघर्ष होता है, लेकिन एक प्रशिक्षित पुलिस वाले के सामने जीन टिक नहीं पाता। वो जल्दी ही निहत्था हो जाता है और फिर नदी में छलांग लगाकर भाग निकलता है। दूसरी तरफ फैंटीन की बेटी कोसेट एक सराय में रहती है जहां उसकी देखभाल करते हैं मॉन्स्योर और मैडम थेनार्डियर। लेकिन असलियत कुछ और होती है। कोसेट बीमार नहीं है, बल्कि थेनार्डियर दंपति उसे नौकरानी की तरह काम करवाते हैं और फैंटीन से झूठ बोलते हैं ताकि वो और पैसे भेजे। वो लोग कोसेट के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, जबकि अपनी खुद की बेटी को राजकुमारी की तरह पालते हैं। थेनार्डियर दंपति, जो उस सराय के मालिक हैं, बहुत धोखेबाज और लालची लोग होते हैं। वो अपने ग्राहकों को ज्यादा शराब पिलाकर नशे में होती है। कभी कभी वो सड़क के बिल्लियों तक से खाना बनाते हैं। उसी रात जीन वल्जॉन वहां पहुंचता है। वो कोसेट से कहता है कि उसकी माँ फैंटीन अब इस दुनिया में नहीं रही और अब उसे उसके साथ चलना होगा। लेकिन थेनार्डियर दंपति नाटक करने लगते हैं। वो कहते हैं कि वो कोसेट को अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं और उसके इलाज में बहुत पैसे खर्च कर चुके हैं। जीन को उनकी चाल समझ में आ जाती है। वो कहता है कि वो फैंटीन का सारा कर्ज चुका देगा और ऊपर से कुछ अतिरिक्त पैसे भी देगा। पैसे देखते ही थेनार्डियर खुश होकर कोसेट को जाने देते हैं। जीन और कोसेट वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद जावर्ट वहां पहुंचता है और थेनार्डियर को बताता है कि वो जीन वल्जॉन को ढूंढ रहा है। अब थेनार्डियर को अफसोस होता है कि अगर उन्हें पता होता कि जीन एक फरार कैदी है तो वो उससे और ज्यादा पैसे ऐंठ सकते थे। दूसरी तरफ शहर के गेट पर पुलिस सभी गाड़ियों की जांच कर रही होती है। जब वो जीन और कोसेट की गाड़ी को रोकते हैं तो दोनों घबरा जाते हैं और भाग निकलते हैं। जावर्ट उनके पीछे दौड़ पड़ता है, बार बार जीन का कैदी नंबर चिल्लाते हुए। जीन अपनी पुरानी ताकत का इस्तेमाल करता है, एक रस्सी पकड़कर ऊंची दीवार पर चढ़ जाता है और कोसेट को भी अपने साथ ऊपर खींच लेता है। वो दोनों वहां छिपे रहते हैं जब तक कि जावर्ट उन्हें ढूंढने की कोशिश छोड़ नहीं देता। फिर वो एक चर्च के अंदर छिपते हैं जहां उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है। पहले तो जीन डर जाता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन फिर पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसे उसने पहले गाड़ी के नीचे से बचाया था। वो जीन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें शरण दिलाता है। अब जीन उम्मीद करता है कि वो और कोसेट कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। 9 साल बाद कहानी पहुंचती है पेरिस में। यहाँ गरीबी अपनी हदें पार कर चुकी होती है। लोग राजा की नीतियों से नाराज हैं और उन्हें याद है कि जब हालात बिगड़े थे तो उन्होंने पिछले राजा को भी गिरा दिया था। अब शहर के युवा छात्र एक नया समूह बनाते हैं, फ्रेंड्स ऑफ द एबीसी, जो राजशाही के खिलाफ क्रांति की तैयारी कर रहे होते हैं। वो सड़कों पर निकलकर लोगों में जोश और जागरूकता फैलाते हैं। इन्हीं युवाओं में से एक होता है मारियस, जो एक अच्छे परिवार से है, लेकिन अब गरीब हालात में एक किराए के छोटे कमरे में रहता है। वो थेनार्डियर की बेटी एपोनीन का दोस्त है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि एपोनीन उससे प्यार करने लगी है। एक दोपहर जब जीन और अब बड़ी हो चुकी कोसेट गरीबों की मदद कर रहे होते हैं, मारियस की नजर उस पर पड़ती है और वो पहली ही नजर में कोसेट से प्यार कर बैठता है। थेनार्डियर सब सड़कों पर रहने लगे हैं। एक दिन वो जीन और कोसेट को देखते हैं और तुरंत पहचान जाते हैं। लालच में आकर वे कुछ गुंडों के साथ जीन को घेर लेते हैं ताकि उससे फिर से पैसे वसूले जा सकें। जीन अपनी रक्षा करने की कोशिश कर तभी वहां जेवर्ट और उसकी पुलिस टीम पहुंच जाती है और झगड़ा रोक देती है। जब जेवर्ट उन गुंडों को डांट रहा होता है, जीन मौके का फायदा उठाकर कोसेट के साथ वहां से भाग जाता है।
भागते समय कोसेट की नजर मारियस पर पड़ती है और दोनों एक दूसरे को देखते ही कुछ महसूस करते हैं। बाद में जब पुलिस चली जाती है तो थेनार्डियर जेवर्ट को बता देता है कि वह आदमी वही भगोड़ा कैदी था जिसे वह सालों से ढूंढ रहा है। अब जेवर्ट फिर से जीन को पकड़ने के जुनून में पागल हो जाता है। उधर मारियस अपनी दोस्त एपोनिन से कहता है कि वह पता लगाए कि कोसेट कहाँ रहती है। रात को मारियस और उसके दोस्त एबीसीज नाम के क्रांतिकारी समूह के साथ एक कैफे में इकट्ठा होते हैं, जहां वे सरकार के खिलाफ अपनी योजना बनाते हैं। लेकिन मारियस के दिमाग में सिर्फ कोसेट ही घूम रही होती है। उसके साथ ही उसे छेड़ते हैं, मगर एंजोलरास उसे डांटता है कि वो देश की लड़ाई भूलकर एक लड़की के बारे में सोच रहा है। तभी खबर आती है कि गरीबों की मदद करने वाला एक सरकारी अधिकारी मर गया है। इस खबर से गुस्से में आकर समूह विद्रोह की तैयारी करता है। लेकिन उसी वक्त एपोनिन कोसेट का पता लेकर लौटती है और मारियस तुरंत उससे मिलने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ कोसेट भी मारियस को बार बार याद कर रही होती है। वह अकेलापन महसूस करती है क्योंकि जीन हमेशा उसे छिपाकर रखता है ताकि उसकी पहचान सुरक्षित रहे। कोसेट जीन से उसके रहस्यों के बारे में पूछती है, लेकिन जीन कुछ नहीं बताता। थोड़ी बहस के बाद कोसेट बगीचे में जाती है और वहीं गेट पर उसे मारियस मिल जाता है। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं, जबकि दूर खड़ी एपोनिन ये सब देखकर टूट जाती है। इसी बीच जीन वहां पहुंचता है और कोसेट को घर के अंदर जाने का आदेश देता है। मारियस छिप जाता है, लेकिन जाते जाते कोसेट का रूमाल उठा लेता है। तभी थेनार्डियर और उसकी गैंग पहुंचती है, जो जीन को पकड़कर जेवर्ट से इनाम लेना चाहते हैं। एपोनिन उन्हें रोकने के लिए जोर से चिल्लाती है ताकि कोसेट और जीन भाग सकें। गुस्से में उसका बाप उसे थप्पड़ मार देता है, लेकिन तभी पुलिस का सायरन बजता है और पूरी गैंग भाग जाती है। जीन को लगता है कि शायद जेवर्ट पहुंच गया है, इसलिए वह फैसला करता है कि अब वो कोसेट को लेकर इंग्लैंड भाग जाएगा। कोसेट उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर जीन नहीं मानता। जाते जाते कोसेट बगीचे के गेट पर मारियस के लिए एक छोटा सा नोट छोड़ देती है, जिसमें वह सब कुछ समझा देती है। एपोनिन को कोसेट का छोड़ा हुआ नोट मिल जाता है। अपने मन में बहुत संघर्ष के बाद वह चिट्ठी छिपा देती है और मारियस से झूठ बोलती है कि कोसेट कहीं गायब हो गई है। बेचैन मारियस भागकर कोसेट के घर पहुंचता है, लेकिन तब तक जीन और कोसेट वहां से जा चुके होते हैं। वह उसे ढूंढने का सोचता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसके साथी एबीसीज क्रांतिकारी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वह कोसेट के बजाय अपनी जिम्मेदारी निभाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ एपोनिन भी लड़ाई में शामिल होने के लिए खुद को लड़के के रूप में बदल लेती है। उधर एंजोलरास और उसके साथी अपने हथियार तैयार करते हैं और लोगों को क्रांति में शामिल होने के लिए प्रेरित करने निकलते हैं। अगले दिन एंजोलरास और मारियस एक जनाजे के जुलूस में शामिल होकर आजादी के गीत गाने लगते हैं और झंडे लहराते हैं। धीरे धीरे भीड़ भी उनके साथ जुड़ जाती है। सब एक साथ बेहतर फ्रांस के लिए नारे लगाने लगते हैं। भीड़ में जेवर्ट भी मौजूद होता है, जो खुद को क्रांतिकारी बनाकर जासूसी कर रहा होता है। तभी राजा की सेना रास्ता रोक लेती है और अचानक गोलियां चलाना शुरू कर देती है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला मारी जाती है। माहौल जंग में बदल जाता है। दोनों तरफ से तलवारें और गोलियां चलती हैं और लोग सड़कों से फर्नीचर और लकड़ी फेंककर बैरिकेड बनाने लगते हैं। एंजोलरास लोगों को नेतृत्व देता है और सब मिलकर एक मजबूत मोर्चा तैयार करते हैं। एंजोलरास कहता है कि किसी को जाकर पता लगाना चाहिए कि दुश्मन की क्या योजना है। तब जेवर्ट, जो अब भी नकली बागी बना हुआ है, खुद आगे आता है। रात होने तक उन्होंने सड़क पर एक मजबूत दीवार बना ली होती है। थोड़ी देर बाद जेवर्ट लौटता है और झूठी जानकारी देने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा बच्चा गैवरोश उसे पहचान लेता है और सबको बता देता है कि वो एक जासूस है। सारे बागी मिलकर जेवर्ट को पकड़ लेते हैं। वह भागने की कोशिश करता है और कुछ लोगों को घायल भी कर देता है, लेकिन एंजोलरास उसे मारकर बेहोश कर देता है। तभी अचानक सैनिक हमला कर देते हैं और गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। सड़क एक जंग के मैदान में बदल जाती है। दोनों तरफ के कई लोग मारे जाते हैं। लड़ाई के बीच मारियस एक बारूद के बैरल को लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन एक सैनिक उस पर निशाना साधता है। तभी एपोनिन दौड़कर आती है और उसे बचाने के लिए खुद गोली खा लेती है। उसकी मौत हो जाती है, लेकिन उसकी कुर्बानी से सैनिक पीछे हट जाते हैं। मारियस टूट जाता है और एपोनिन को अपनी बाहों में लेकर रोने लगता है। मरने से पहले एपोनिन उसे कोसेट की चिट्ठी दे देती है। इसके बाद मारियस खुद एक पत्र लिखता है और छोटे गैवरोश को देता है कि वह कोसेट तक पहुंचा दे। लेकिन जब गैवरोश दरवाजे पर पहुंचता है तो उसे जीन मिलता है, जो वह चिट्ठी खुद ले लेता है। जीन उस चिट्ठी को पढ़ता है जो मारियस ने कोसेट के लिए लिखी थी। उस पत्र में भरे सच्चे प्यार और भावनाओं को पढ़कर जीन का दिल पिघल जाता है। वह तय करता है कि वह अपनी बेटी के प्रेमी की रक्षा करेगा। जीन एक सैनिक के वेश में बैरिकेड तक पहुंचता है,
ताकि कोई उसे पहचान न सके। लेकिन बागी लोग उसे देखकर सोचते हैं कि वो कोई जासूस है। तभी जीन की नजर पास बंधे हुए जेवर्ट पर पड़ती है। गैवरोश जीन की सच्चाई बताकर उसकी रक्षा करता है। इसी दौरान एक दुश्मन स्नाइपर छत पर दिखाई देता है। जीन सबको चेतावनी देता है और बागियों के साथ मिलकर उसे मार गिराता है। अब सबको जीन पर भरोसा हो जाता है। इसके बाद जीन एंजोलरास से कहता है कि उसे जेवर्ट को मारने दिया जाए। अनुमति मिलने पर वह जेवर्ट को एकांत में ले जाता है, लेकिन मारने की बजाय उसे आजाद कर देता है। जीन कहता है कि उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस ये साबित करना चाहता है कि वह एक अच्छा इंसान है। जेवर्ट वहां से भाग जाता है और जीन गोली चलाकर दिखाता है कि उसने जेवर्ट को मार दिया है। अगली सुबह बारिश से बारूद भीग चुका होता है और गोला बारूद बहुत कम बचा होता है। आम लोग अपने घर लौट चुके हैं। अब सिर्फ ABC के बागी ही बचे हैं, लेकिन हार मानने के बजाय सब तय करते हैं कि वे आखिरी सांस तक लड़ेंगे। छोटा गैवरोश गिरे हुए सैनिकों से गोलियां इकट्ठा कर रहा होता है। तभी उसे कई गोलियां लगती हैं और वह वहीं शहीद हो जाता है। जीन उसका शव उठाता है और बागी क्रोध में सैनिकों पर गोलियां बरसाने लगते हैं। इस बार सैनिक तोप धीरे सभी बागी मारे जाते हैं। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, किसी को अंदर नहीं आने देते। मारियस घायल होकर गिर जाता है। तब जीन उसे उठाकर अपनी पीठ पर डालता है और सीवरों के रास्ते भाग निकलता है। उधर एंजोलरास और बाकी बचे बागी एक पुराने मकान में छिपते हैं, लेकिन सैनिक उन्हें भी घेर कर मार देते हैं। एंजोलरास आखिरी सांस तक झंडा थामे रहता है, आजादी का प्रतीक बनकर। थोड़ी देर बाद जब सैनिक इलाके की सफाई कर रहे होते हैं, जेवर्ट वहां पहुंचकर गैवरोश के शव पर अपना मेडल रख देता है। तभी उसे एहसास होता है कि जीन अब भी जिंदा है, क्योंकि वह शवों में नहीं है। उसे सीवरों से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। नीचे जीन कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिसलकर गंदे पानी में गिर जाता है। वहां उनकी मुलाकात थेनार्डियर से होती है, जो मारियस की अंगूठी चुरा लेता है। जीन उसे पकड़ लेता है और डुबोने की धमकी देता है। तब थेनार्डियर उसे बाहर निकलने का रास्ता बताता है। आखिरकार जीन मारियस को लेकर बाहर निकलता है, लेकिन वहां जेवर्ट उसका इंतजार कर रहा होता है। जीन उसे 1 घंटे की मोहलत मांगता है ताकि वह मारियस को अस्पताल पहुंचा सके, और वादा करता है कि बाद में खुद आत्मसमर्पण करेगा। जेवर्ट पहले तो धमकाता है, लेकिन जीन की सच और अपने अतीत की सच्चाई बताकर कहता है कि अब उसे दूर जाना होगा। मारियस उससे वादा करता है कि वह कोसेट को कुछ नहीं बताएगा। कुछ समय बाद मारियस और कोसेट की शादी हो जाती है, लेकिन कोसेट इस बात से उदास रहती है कि उसके पिता वहां नहीं है। इसी बीच थेनार्डियर जोड़ा भेष बदलकर शादी में पहुंच जाता है और मारियस को धमकाने की कोशिश करता है। वे कहते हैं कि उन्होंने उसके ससुर को सीवर में एक मरे हुए शरीर के साथ देखा था और राज छिपाने के बदले पैसे मांगते हैं। सबूत के तौर पर वे वही अंगूठी दिखाते हैं जो मारियस की थी। अब मारियस समझ जाता है कि उसकी जान बचाने वाला जीन ही था। गुस्से में वह थेनार्डियर को मारता है और सब सच्चाई उगलवा लेता है। उस रात मारियस और कोसेट जीन से मिलने जाते हैं, जो अब मौत के करीब होता है। वह आखिरी बार कोसेट को देखकर खुश होता है और उसे एक पत्र देता है जिसमें उसका सारा अतीत लिखा होता है। शांति से उसकी मौत हो जाती है। कोसेट रोती रहती है, लेकिन जीन की आत्मा अब आजाद होकर उन सब आत्माओं में शामिल हो जाती है जो बेहतर फ्रांस के लिए शहीद हुई थी।